प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग इकाई 2 वैद्युत धारा यानी पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हमारे लिए 7 नंबर में है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं, नियमों तथा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह क्लास हमारे लिए एकदम रामबाण क्लास है। आज हम लोग देखते हैं इस क्लास के अंतर्गत कुछ नई चीजें सीखते हैं और परीक्षा की दृष्टि से एकदम जबरदस्त प्रश्नों को लेकर के अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं क्लास पर। लेट्स बिगिन। हमारा आज का पाठ है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यह आज हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। वैद्युत धारा था इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण आंकिक है उनका। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत धारा हम लोग कहते किसे हैं। तो वैद्युत धारा की बच्चों जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि किसी चालक के आ रहा भैया कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश, यहां तक आ रहा है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कह देते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q बटे T, जहां पर Q क्या है? हमारा आवेश है और T क्या है? समय है। यानी T समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, यही हमारी क्या होती है? वैद्युत धारा होती है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वैद्युत धारा का एम्पियर होता है। दूसरा इसका जो पार्ट होता है मेन, वो क्या होता है इसमें, उसे देखते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग सूत्र देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं पाठ पर। तो सबसे पहला हमारे पास है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, किसमें संबंध? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है J बराबर I बटे A। ये क्या है हमारा? जहां पर J है धारा घनत्व, I बटे A हमारा इसका फार्मूला है, और I यानी अनुगमन वेग इसमें क्या होता है? तो J बराबर हम क्या देते हैं? अनुगमन वेग का फार्मूला NEA VD बटे A, और A से A कट जाता है तो J बराबर हमारे पास क्या बचता है? NE VD। यही क्या होता है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। ये क्या होता है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध कैसे होता है, क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि J बराबर NEVD होता है। J बराबर क्या होता है? NEVD होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस बिंदु की तरफ चलते हैं। उसका नाम है क्या? ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा, यानी उस चालक में प्रवाहित धारा जो होती है वो क्या होती है? उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I होती है। या इसी को हम कह देते हैं V
बराबर आई आर। आर क्या है? आर एक प्रकार का नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, यानी V बराबर आई आर। यही हमारा क्या हो जाता है? ओम का नियम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो चलिए, ये सारी चीजें हो गई हमारे पास, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों को लेकर के, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं और सवालों की तरफ। आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। तो बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम चलते हैं हम लोग। किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कहा है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। किरचॉफ कहते हैं किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ क्या कहते हैं? किरचॉफ कहते हैं किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि दो धाराएं हमारे पास आ रही हैं, ये एक पॉइंट है O, यहाँ पर हमारे पास दो धाराएं, एक I1 और एक I2 आ रही है, तथा यहां से हम लोग देखते हैं कि धाराएं जो है तीन भागों में मान लीजिए बट जाती हैं, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भाग। तो I3 चली जाती है, I4 चली जाती है और I5 चली जाती है। अब यहाँ पर ये हमारा देख रहे हैं आप लोग, एक जंक्शन पॉइंट है, वो क्या है? संधि पॉइंट है। यहाँ पर दो धाराएं आ रही हैं, I1 और I2, और ये 3 भागों में बट करके I3, I4 और I5 3 भागों में बट करके जा रही हैं। अब इस पर हम लोग क्या लगाते हैं? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या कहा? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि जितनी धारा आ रही है, यानी I1 प्लस I2 में से अगर हम I3 माइनस I4 माइनस I5 करें, या इनका जोड़ करें इन धाराओं का, तो क्या होगा? योग 0 होता है। यानी टोटल उन्होंने ये कहा तो हम लोग क्या कह सकते हैं? I1 प्लस I2 पक्षांतर कर लेंगे तो I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इस आधार पर, दूसरे समीकरण के अकॉर्डिंग, कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि आने वाली धारा, यानी हमको एक नई परिभाषा मिल गई। वो परिभाषा क्या है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। क्या मिल गया हमको? एक परिभाषा नहीं मिली, उस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। हम देख रहे हैं कि यहां से हमको 2 धाराएं आ रही हैं और जा कितनी रही हैं? 3 धाराएं जा रही हैं। लेकिन किरचॉफ के नियम के अनुसार इन तीनों का योग इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगा, इसलिए इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस प्रकार से हमारा पहला नियम था। हम आशा करते हैं आपको ये पहला नियम समझ में आया होगा और आप इसे परीक्षा में बड़े अच्छे ढंग से लिख भी पाएंगे। आइए चलते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। आइए देखते हैं कौन सा नियम है, या इस नियम में क्या कहते हैं किरचॉफ। किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिए हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं।
जब तक हम यह चित्र बना रहे हैं आप लोग वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें तथा लाइक के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, ये चित्र बन चुका है। इस चित्र को देखते हुए हम किरचॉफ के दूसरे नियम का अध्ययन करते हैं कि किरचॉफ अपने दूसरे नियम में क्या कहते हैं। किरचॉफ अपने दूसरे नियम में कहते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखा था भैया, ही होता है। हाँ, बहुत हल्का। चलिए हम देखते हैं किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में क्या कहा। किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ अपने दूसरे नियम में कह रहे हैं कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। कौन कह रहे हैं? किरचॉफ कह रहे हैं भैया अपने कौन से नियम में? दूसरे नियम में। जल्दी से आप लोग इसको लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या हो रहा है। लिख लिया भैया निमो उमो? चलिए आप लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे चित्र के। चित्र के बंद पास एक के लिए, बंद पास वन के लिए। तो बच्चों हमारा बंद पास वन कहाँ है? ये है हमारा बंद पास वन। हम लोग देख रहे हैं कि धारा क्या है, धन से ऋण की तरफ चल रही है। और किरचॉफ ने कहा कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा जो है
धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं बंद पास एक के लिए कौन कौन सी धाराएं बह रही हैं और तथा किस तरीके से इसमें हो रहा है। तो जब हम इस पहले में द्वितीय नियम की अप्लाई करेंगे पहले पास में तो क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास तो एक चीज है, यहाँ पे थोड़ा संशोधन करेंगे, I1 होना चाहिए था, गलती से लिख रहा है। तो ये I1 हो जाता है। हमारे पास क्या है, तो I1 R1 है। पहले पास में हमारे पास क्या है, I1 है और R1 है, तथा इसी के साथ एक और धारा है I2 और R2 है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है। और कितने विद्युत वाहक बल लग रहे हैं बच्चों, तो दो विद्युत वाहक बल लग रहे हैं, E1 और E2, जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण हम क्या कह देंगे, E1 माइनस E2। इनका योग क्या हुआ, ये हो गया किसके लिए, पहले पास के लिए। आइए दूसरे पास के लिए चलते हैं। तो दूसरे पास में उन्होंने कहा कि संगत धारा तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग। तो दूसरे पास में हमारे पास कितनी धाराएं हैं, एक धारा I2 है और एक प्रतिरोध R2 है, एक प्रतिरोध R3 है, जिसके लिए धारा क्या है, I1 प्लस I2 है। लेकिन इसके लिए सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल लग रहा है, जिसका नाम है E2। यानी हम क्या कहेंगे, I2 प्लस I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर किसके, E2 के। ये हो गया हमारा दूसरे पास के लिए दूसरा समीकरण है। और किसके लिए, बंद पास 2 में क्या वैद्युत धारा होगी तथा कैसी होगी, इस चीज को हम लोगों ने देखा। उन्होंने क्या, हमने देखा बंद पास 1 के लिए कि एक वैद्युत धारा क्या है, I1 है और उसके साथ संगत प्रतिरोध क्या है, उसका R1 है। दूसरी वैद्युत धारा I2 है और उसका संगत प्रतिरोध क्या है, I2 है। इन दोनों प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग और किसके बराबर होगा, इन दोनों इस पास में लगे हुए वैद्युत वाहक बलों के। हमने देखा कि दो विद्युत वाहक बल लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे से विपरीत में थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका बीजगणितीय योग हमको मिला E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2। जब बंद पास 2 में चलते हैं और देखते हैं यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल है, दो प्रतिरोध मिलते हैं हमको I2 R2 जिनकी संगत धारा और प्रतिरोध है, तथा R3 के लिए संगत धारा क्या है, I1 और I2 है। ये था हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं, इस पर आधारित एक युक्ति है जिसका नाम होता है व्हीटस्टोन सेतु, जो परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है और किस काम के लिए प्रयोग होती है उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का दूसरा सिद्धांत, जो दूसरा नियम है, इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, वोल्टता नियम कहते हैं। और यह नियम जो है हमारा किस नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। किसका पालन करेगा, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करेगा। और पहला जो नियम था वो किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण का। किरचॉफ का प्रथम नियम किसका, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, तथा दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। आइए चलते हैं किस पर, व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु। आइए व्हीटस्टोन सेतु को अध्ययन करने से पहले हम लोग इसके संरचना को देख लेते हैं। ये है हमारी कुंजी K1। यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं अपना ग्लैनोमीटर, यहाँ पे लगा लेते हैं कुंजी K2। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे एक प्रतिरोध और यहाँ पर भी लगा देंगे एक प्रतिरोध। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा एक प्रतिरोध और यहाँ पर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ वाले प्रतिरोध को नाम हम देंगे क्या, P, यहाँ वाले को Q और यहाँ वालों को R, यहाँ वाले को S।
चलिए बच्चों, ये हमारा क्या है, व्हीट स्टोन सेतु है। आइए हम लोग जानते हैं इसकी खोज किसने की थी। जिनके नाम से है व्हीट स्टोन ने की थी। और इसका सिद्धांत क्या है व्हीट स्टोन का, तो ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके चतुर्भुज के विकर्णों के बीच एक छोटा सा ग्लेनोमीटर जी जोड़ देते हैं। और जी जोड़ने के बाद इसको हम कुंजी K1 और K2 दो कुंजियां लगाते हैं। कुंजी K1 को दबाने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। और जैसे ही कुंजी K2 को दबाते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति पर लाके इसको छोड़ते हैं कि इस ग्लेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। और जब विक्षेप नहीं होता है तो हम लोग मानते हैं कि क्या है, व्हीट स्टोन सेतु जो है वो संतुलन की स्थिति में है। और संतुलन की स्थिति में होने पर हम क्या कर सकते हैं, 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमको इसमें क्या प्रूव करना होता है, हमको इसमें प्रूव करना होता है P बटे Q बराबर R बटे यस प्रूव करना होता है। ये हमारा मान लीजिए धारा लूप 1 है और ये हमारा क्या है, लूप 2 है। जैसे ही हम लोग कुंजी K1 को दबाते हैं तो यहाँ से एक धारा चलती है जिसको हम लोग कह देते हैं धारा I। ये यहाँ तक धारा I होती है। यहाँ पहुंचते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये D है। धारा I जब यहाँ पहुंचती है पॉइंट A पर तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा हो जाती है हमारी I2 और एक धारा क्या हो जाती है, I1। किसके नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। यही धारा I1 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच जाती है I1। और ये धारा क्या होती है, यहाँ पहुंच जाती है I2। और यहाँ पर भी कौन सी धारा, I2 होती है। यहाँ पर भी धारा होती है I1, लेकिन यहाँ पर आती है कौन सी धारा, I। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम लोग संतुलन की स्थिति इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से चलने वाली धारा I2 यहाँ ना जा पाए और यहाँ से सीधा चली जाए, तथा I1 जो धारा यहाँ जा रही थी वो भी इधर ना आए, सीधा यहाँ से चली जाए। इसलिए हम लोग जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो इसमें ग्लेनोमीटर में कोई विक्षेप ना होता है, तब हम कहते हैं कि क्या है, संतुलन की स्थिति में है। आइए देखते हैं संतुलन की स्थिति पर। और क्या करते हैं, बंद पास 1 पर जब हम लोगों ने दोनों कुंजियां दबाई हैं और क्या K1 और K2 भी दबा दिया है, तब देखते हैं बंद पास 1 के लिए कैसे किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई होता है। यानी बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए, तो बच्चों बंद पास 1 में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 2 प्रतिरोध हैं। एक है I1P, यानी I1 के संगत P के संगत धारा कौन सी है, I1, और P R के संगत धारा क्या है, I2। 2 प्रतिरोध हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैटरी ना लगी होने के कारण, यानी कोई भी वैद्युत वाहक बल नहीं लगा है, इसलिए इसके वैद्युत वाहक बल का जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा बीजगणितीय में। तो आइए इसके लिए हम लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, I1P माइनस I2R क्या हो जाएगा, I2 माइनस I2R बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तथा बंद पास 2 के लिए इसी तरह जब चलेंगे तो बंद पास 2 के लिए, अब बंद पास 2 में जब चलते हैं तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, 2 प्रतिरोध हैं, एक Q है और एक S है। यानी हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसी की तरह I1Q माइनस I2 S। इसके लिए भी कोई बैटरी है नहीं या कोई विद्युत वाहक बल यहां पर लगा नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कितना है, 0 है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2 यस। I1 से I1, I2 से I2 कट गया, हमारे पास क्या बचा बच्चों, P बटे Q बराबर R बटे यस। यही हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था, हमको ही क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये मिल गया। इसमें हमको 3 प्रतिरोधों के मान ज्ञात होते हैं और चौथे एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है। इस प्रकार से हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत पूरा जो है, ये जो ग्राफ था, परिपथ था, सिद्ध हो चुका है। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक इसमें आपको ना समझ में आया हो, आप हमको उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जो चीजें आपको ना क्लियर हुई बता सकते हैं। हम उस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का पहला सवाल ये कह रहा है, निम्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा स्रोत से बहने वाली धारा I के मान की गणना कीजिए तथा परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, एक परिपथ दिया हुआ है, और इस परिपथ को हम लोग चेंज कर लेते हैं किसके रूप में, व्हीट स्टोन सेतु के परिपथ के रूप में। तो आइए देखिए कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं।
चलिए ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी और ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो सी और डी के बीच में बच्चों देखिए कितना प्रतिरोध है हमारे पास, 10 ओम का। तो यहाँ पर कितने ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का। ए व डी के बीच में, ए व सी के बीच में हमारा कितना प्रतिरोध है, तो यहाँ पर है 5 ओम का। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध कितना रखेंगे, 5 ओम का। सी और बी के बीच में हमारा प्रतिरोध क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सी और बी के बीच में हमारा प्रतिरोध जो है वो कितने का है, 10 ओम का। तो 10 ओम हो गया। और इसके बाद हमारा जो है ए और डी के बीच में प्रतिरोध कितना है, तो ए और डी के बीच में प्रतिरोध ये है कितना, 10 ओम का। हमारा परिपथ जो है ये कंप्लीटेड है कि अभी कुछ बचा हुआ है। बी और डी के बीच में प्रतिरोध कितना है, तो वो देख लेते हैं। बी और डी के बीच में, डी कहां पर है, ये है, और डी ये है, कितने का है, 20 ओम का है। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रतिरोध जो दिए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है ये इस तरह से है, जहां पर हमारे पास अगर हम तुलना करें तो P1 बराबर हमको क्या मिला हुआ है, सॉरी P बराबर 10 ओम मिला हुआ है, Q बराबर कितना मिला हुआ है, 5 ओम, R बराबर कितना है हमारे पास, 20 ओम, और S बराबर कितना है, 10 ओम। तो संतुलन की स्थिति के लिए हम लोग चलते हैं, इस प्रकार से ये है। सवाल हमारा कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले काम क्या करना है हम लोगों को, ए व बी के बीच कितना प्रतिरोध लग रहा है हम लोगों को ये निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम ए और बी के बीच में प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। तो चलिए ए और बी के बीच में प्रतिरोध देख लेते हैं। तो हमारा 5 और 10 ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो हमारे पास प्रतिरोध कितना हो जाएगा इधर से, तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 5 + 10 हो जाएगा, यानी R1 + R2। श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 + R2 होता है। तो यहाँ पर R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 ओम और ये 10, 5 + 10 बराबर कितना ओम के, 15 ओम के। और इधर से जब चलेंगे तो हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, कौन कौन से, R10 और ये 20। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो 20 10 30 ओम का। और जब ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास तो ये क्या हो जाएंगे, किस क्रम में, पैरेलल क्रम में। हमारे पास किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएगा R और R डैश। जब ये दोनों हो जाएगा एक साथ, ये एक हो गया और ये भी एक हो गया, तो हमारे बीच में कितने हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होने पर हम लोग R बराबर क्या कहेंगे, डबल डैश 1/R + 1/R डैश। तो 1/R की वैल्यू 15 + 1/30, क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 + 15, तिरछा गुणा करने पर 15 तिया 45, यानी हमारे पास R डबल डैश, ये क्या है, जो R डबल डैश है ये 1/R डबल डैश रहेगा। R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 450/45। तो R डबल डैश बराबर हमारे पास आया 10 ओम, यानी हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है बच्चों कितना आ गया, 10 ओम के आया। कितना आया तुल्य प्रतिरोध, 10 ओम के आया। कैसे आया, तो हम लोग देखते हैं इधर से ए और बी के बीच में ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को जोड़ा गया तो कितना मिला हमको, 15 ओम का तुल्य प्रतिरोध। ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जोड़ा गया तो कितना मिला तुल्य प्रतिरोध, 30 ओम का मिल गया। और अब इसके लिए अगर हम देखें इस परिपथ के लिए तो हमारे पास 1 ओम ऐसे एक प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध ऐसे है और दूसरा क्या है, ऐसे है। 3 प्रतिरोध है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे। ये बीच वाला है हमारा D और C है, और ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट है B। अब इस पर ये जो 10 वाला था, इन दोनों को जोड़ने पर जो आया था, अगर उसको हम लिखें तो ये 30 है। इन दोनों को जोड़ने पर जो आया था वो 15 है। तो हम देख रहे हैं ये तीनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का नियम क्या होता है, ये होता है 1/R1 + 1/R2। इससे जोड़ने पर हमको क्या मिला, तुल्य प्रतिरोध हमारा 10 ओम का मिल गया। अब उसने कहा है कि परिपथ में शक्ति क्षय, यानी शक्ति क्षय का मतलब क्या होता है भैया,
तो पहले जो ज्ञात करना शक्ति यानी पी ज्ञात करना होता है शक्ति माने, लेकिन उससे पहले हमको क्या पता होनी चाहिए कि इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर। तो भी हमारे पास 5 वोल्ट है, आर हमारे पास कितना है 10 है, तो 5 बराबर 5 बटे 10 बराबर 1/2 बराबर 0.5 आ गया। ये हमारी क्या है, धारा है। और P यानी शक्ति क्षय का सूत्र होता है आई स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई हमारे पास कितनी 0.5 का स्क्वायर, आर हमारे पास कितना 10। तो 5 पचे 25.25 गुणे 10 बराबर 2.5। हमारा जो शक्ति क्षय था वो कितना आ गया 2.5 आ गया। कितना आया भैया 2.5 एम्पियर। इतनी शक्ति हम सॉरी एम्पियर नहीं होगा, यहाँ पर वाट होगा। इतनी शक्ति हम लोग लगा रहे हैं और धारा हमको कितनी मिली है 0.5 एम्पियर की। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल समाप्त हो गया। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ पाए होंगे। बच्चों हमारा दूसरा सवाल कह रहा है संलग्न चित्र में वैद्युत परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। हमारे पास एक चित्र बना हुआ है जो कि ऐसे है, यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ पर विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 3 ओम का, यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध है। इस परिपथ के लिए हमको क्या करना है, प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा की गणना करनी है। आइए देख लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा लूप है, एक लूप 1 है और ये क्या है हमारे पास लूप 2। किस नियम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर भैया अभिषेक जी, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आइए द्वितीय नियम को लगाते हैं। बंद पास किसके लिए, बंद पास 1 के लिए। तो जब बंद पास 1 में हम चलेंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध है 2 ओम का और धारा कौन सी है I1 है। तो हम क्या लिखेंगे 2I1 प्लस, अब यहां पर चलेंगे तो देख रहे हैं क्या है, यहां से ऐसे चलते हैं इस प्रतिरोध के लिए। तो हमारे पास क्या है 4 ओम का प्रतिरोध है और 4 ओम इसको हाँ ओम का ही प्रतिरोध है और धारा क्या है I1 और I2 है। बराबर कितना विद्युत वाहक बल है हमारे पास 1 वोल्ट का हमारे पास विद्युत वाहक बल है। बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, 2I प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर 1 वोल्ट। 4 2 6I1 प्लस 4I2 बराबर 1 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंद पास 2 के लिए इसी तरीके से प्रयोग करेंगे। बंद पास 2 के लिए बंद पास 2 में चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक धारा है I2 और एक प्रतिरोध है 3 एम्पियर 3 ओम का, और दूसरा इसके लिए क्या है 4 ओम का प्रतिरोध है और धारा ये है। तो चलिए देख लीजिए, लगा लेते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3I2 प्लस 4I1 प्लस I2 बराबर कितना विभवांतर है हमारे पास 2 वोल्ट। इतने तक कोई दिक्कत 3I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर 2 वोल्ट। 4 3 7I2 प्लस 4I1 बराबर 2 वोल्ट। ये हो गया हमारे लिए समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है भैया? नो सर नहीं है। तो आइए समीकरण 1 और 2 को घटा करके जोड़ करके जैसे भी हो सकता है प्रयोग करके हम लोग धारा I1 और I2 निकालते हैं। चलते हैं समीकरण 1 पर। 4I2 4 3 7I2 और ये हो जाएगा 4I1। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से बच्चों समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है 6I1 प्लस 4I2 बराबर 1 वोल्ट। दूसरा समीकरण क्या है, तो 4I1 प्लस 7I2 बराबर 2 वोल्ट। ये क्या है हमारा 4 है।
अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोई चीज बराबर नहीं है, जिसको आप चाहे उसको बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं और इसमें करते हैं 2 से गुणा। चलिए गुणा करते हैं। 6 दूनी 12i1 प्लस 4 दूनी 8i2 बराबर 2, और 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12i1 प्लस 7 त्रिक 21i2 बराबर 3 दूनी 6। घटाने पर घटा लेते हैं, माइनस 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 कट गया भैया, -13i2 बराबर कितने के, -4। i2 बराबर कितना हमारे पास, -4 बटे -13 कट गया। i2 बराबर हमको मिला 4 बटे 13। i2 का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जो कि कहाँ है, यहाँ है, और रख लेते हैं 6i1 प्लस 4i2 बराबर 1। i2 की वैल्यू रखते हैं तो 6i1 प्लस 4 गुणे 4 बटे 13 बराबर 1। पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करने पर, चलिए पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6i1 बराबर 1 माइनस 16 बटे 13, घटाएंगे i1 13 माइनस 16, 13 माइनस 16 बटे 13, और i1 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, -3 बटे 78, -3 बटे 78 मिल जाएगा, -3 बटे 78। और इसी को यहां तक दिख रहा भैया, हाँ। या इसी को हम लोग कह सकते हैं -1 बटे 26, 26 तिया 78, ये हो गया इतना। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। आइए देखते हैं, CD शाखा में धारा, तो यानी 2 ओम वाले प्रतिरोध वाले शाखा में कितनी धारा हमको मिल रही है, i1 की वैल्यू 1 बटे 26। कौन सी शाखा है ये, CD शाखा में धारा, धारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कौन सी शाखा है हमारे पास, BC शाखा, BC शाखा में धारा, और BC शाखा में कितनी धारा है, तो i2 है, यानी 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, तो -4 बटे 13, सॉरी +4 बटे 13 धारा बह रही है। हमारे पास कितनी धारा बह रही है, 4 बटे 13, 4 बटे 13। यस सर। और A और C में 4 बटे 13। अब इसके बाद एक और बचता है, कौन सी शाखा, AC शाखा। तो भैया AC शाखा यानी 4 ओम में जो धारा बह रही है वो कौन सी है, i1 प्लस i2, यानी हमारे पास धारा कौन सी है, i1 है और प्लस i2 है। तो i1 और i2 धारा को जोड़ लेते हैं। i1 धारा कितनी है हमारे पास, -1 बटे 26 है, और उधर क्या है, +4 बटे 13 है। तो यानी कितनी धारा हो जाएगी, 1 बटे 26 माइनस में +4 दूनी 8, यानी 7 बटे 26 धारा होगी। धारा कितनी होगी, 7 बटे 26 एम्पियर। जितनी भी धाराएं हमारे पास आई हैं ये सब एम्पियर में है, ठीक है। उसने कहा है प्रत्येक धारा में बहने वाली शाखा की गणना कीजिए, शाखा में धारा की गणना कीजिए। हमने जो है प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कर ली है। अब I1 धारा हमको क्या मिल रही है, क्योंकि I1 धारा हमारे पास ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि I1 की जो दिशा है वो C से D की तरफ, C से D की तरफ और D से A की तरफ होगी, क्योंकि I1 धारा क्या है, ऋणात्मक है। इस प्रकार से हमारा यह सवाल आज पूरा हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग इस पाठ को यहीं पर तक पढ़ते हैं, और इस पाठ को आगे पढ़ने के लिए, दूसरा भाग देखने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा तब तक के लिए जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस से। बहुत बहुत धन्यवाद।